बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर रहे थे, मेजरमेंट। और इस चैप्टर के अंदर मैं निकाल दूँ चीज़ें, ठीक है जनाब। चैप्टर नंबर 2 में कल जो टॉपिक, जो हमने फाइनल टॉपिक वाइंड अप किया था, वो था प्रीफिक्स का। ठीक है, ये चार्ट आपके सामने मौजूद है, बट कल वो पावर पॉइंट पे था, आज ये वर्ड की फॉर्म में आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। अच्छा, आज हम टॉपिक को मजीद कंटिन्यू करेंगे। जो पहला टॉपिक है आज आपके पास, वो है लीज काउंट। लीज काउंट का मतलब क्या होता है? देखिए, लीज कहते हैं कम को, और काउंट कहते हैं गिनने को। लीज काउंट यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम जो कम से कम मेजरमेंट ले सकते हैं, उसे हम लीज काउंट कहते हैं। इस बात का मतलब क्या है? जैसे आपके पास वॉच है या क्लॉक है, उसमें सबसे छोटा टाइम क्या होता है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से छोटा टाइम नहीं होता। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो आप कम से कम मेजरमेंट ले सकते हो, उसे हम कहते हैं लीज काउंट। लीज, ठीक है। यानी क्या लिखा हुआ है? मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय अ मेजरिंग डिवाइस इज नोन एज लीज काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो कम से कम मेजरमेंट ली जा सकती है, उसे हम लीज काउंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अब एक सेंटीमीटर स्केल है, ठीक है। सेंटीमीटर स्केल आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अब उस सेंटीमीटर स्केल में सबसे छोटी जो लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो कितनी कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर की। 0.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम कम से कम मेजरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे हम कहते हैं लीज काउंट। यानी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट टेकन एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीज काउंट। लीज का मतलब कम, और काउंट का मतलब गिनना, ठीक है। तो बेटा डेफिनेशन क्या लिखिए? मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय अ मेजरिंग डिवाइसेस इज नोन एज लीज काउंट। अब सवाल ये है कि हम लीज काउंट क्यों मेजर करते हैं, इसका फायदा क्या है? देखिए, लीज काउंट आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के बारे में बताता है कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना ज्यादा एक्यूरेट है, यानी वो मिनिमम कितनी मेजरमेंट ले सकता है, ठीक है। तो अब मैट्रिक के अंदर आपने मुख्तलिफ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का। तो ये जब इंस्ट्रूमेंट आपके सामने मौजूद होंगे, तो इनका लीज काउंट आप बासानी निकाल सकते हो। तो बेटा सिंपल देखें, आपके पास अगर सेंटीमीटर स्केल है, तो उसका लीज काउंट कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर के अंदर स्केल अगर आप देखें, 0 से लेके 1 के दरमियान 10 बारीक बारीक लाइंस होती हैं। तो एक लाइन किसके बराबर होगी? 0.1 सेंटीमीटर के। यानी सेंटीमीटर स्केल से आप जो सबसे छोटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो ड्रॉ कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर की। 0.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो बेटा लीज काउंट आपको बताता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना ज्यादा एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है। तो खाली बेटा आपने लीज काउंट की डेफिनेशन पढ़नी है, और ये अभी लीज काउंट और वर्नियर कैलिपर वगैरह आपने नहीं पढ़ना। सिर्फ इसकी वैल्यू लिखी ना, वर्नियर कैलिपर का
लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैसे याद करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक वैल्यू तो आपके पास जनाब ये हो गई। और वर्नियर कैलिपर का देख लें आप, और स्क्रू गेज का आप देख लें। देखें, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, जबकि स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए बहुत आसान सी बात है। स्केल का क्या है 0.1, वर्नियर कैलिपर में एक जीरो बढ़ा दो 0.01 हो जाएगा, और स्क्रू गेज में 0.001 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती है। तो लीस्ट काउंट आपको बताता है कि किस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे ना बेटा, अच्छा बेटा एक काम करें, जरा 1 मिनट का वेट कीजिएगा, वेट करें, मैं जरा नेट चेंज करूं। ये बाहर बाइक वाला आ गया। बेटा सिर्फ लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आपने पढ़नी है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला जो है ना, और स्क्रू गेज का जो है, ये आपने नहीं पढ़ना है। ये जब आप प्रैक्टिकल्स पढ़ोगे जब समझ में आएगा। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि लीस्ट काउंट आप क्यों निकालते हैं। लीस्ट काउंट आपको बताता है एक्यूरेसी। जितना लीस्ट काउंट कम से कम होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो लीस्ट काउंट समझ आ गया। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट टेकन एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। आज का सारा चैप्टर एक्चुअली प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ये सवाल आ रहा है एक्यूरेसी क्या होती है। देखिए, एक्यूरेसी से मुराद क्या है, मतलब कहने कौन शख्स कितना परफेक्ट काम कर सकता है। जैसे 1 सेंटीमीटर स्केल है, उसका लीस्ट काउंट क्या था 0.1, यानी वो 0.1 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रॉ कर सकती है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, यानी ये 0.01 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ कर सकता है, यानी ये उससे ज्यादा एक्यूरेट होगा। या यूं समझ लें आप, आपने देखो मिठाई वाले के पास एक फिजिकल बैलेंस होता है वेट नोट करने का, डिजिटल। उसमें आपने 2 किलो मिठाई ली तो आप देखें 2 के बाद वो वैल्यू पॉइंट में भी दे देगा, तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। लेकिन अमरूद वाले के पास जो तराजू होता है वो वहां पे मोर एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले सकता। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होता है उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती है। अब मैं इसकी मिसाल आपको एक और देता हूँ। एक सिंपल घड़ी होती है, इसको आप बोलते हैं सुई वाली घड़ी, और एक होती है डिजिटल, नंबर आ रहे होते हैं। जब उसमें आप स्टॉप वॉच ऑन कर लें तो स्टॉप वॉच में सेकंड के अलावा मिली सेकंड भी आ रहे होंगे, जबकि घड़ी के अंदर खाली सेकंड आते हैं, स्टॉप वॉच के अंदर मिली सेकंड आते हैं। तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी ज्यादा होगी। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होता है तो बेटा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो बेटा आपने सिर्फ ये लीस्ट काउंट पढ़ना है, बाकी ये वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और पिच डिस्कस नहीं करना। ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है, उसी में पढ़ाया जाता है। तो लीस्ट काउंट क्लियर हो गया। लीस्ट काउंट और एक्यूरेसी का मतलब क्या है जल्दी मुझे बता दीजिएगा। अच्छा बेटा, आज का एक्चुअली जो टॉपिक है ना वो है एरर,
ये एक आध दफ़ा पेपर में आ चुका है। बाकी मैं आज पास पेपर्स भी आपको दिखाऊंगा कि पेपर में क्या चीज़ पूछी जाती है, ठीक है, कौन सी चीज़ पेपर में आती है। एरर से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे आपने एक पेपर दिया, 50 नंबर का पेपर था, और आपके हाथ में जब कॉपी आई उसमें आपके नंबर थे 50। 50 में से आपके 50 नंबर आए हुए थे। तो क्या आप बड़े परेशान हुए? आप 10 नंबर का सवाल छोड़ के आ चुके थे। जब आपने काउंटिंग की तो नंबर बने थे 40, टीचर ने दे दी 50। अब इतने अच्छे तो आप हैं नहीं कि अपने नंबर कम करवा लें, तो ये एरर था, मगर ये कहलाएगा पॉजिटिव एरर। ये आपके लिए अच्छा था ये, ठीक है। अगली बार आपने फिर पेपर दिया, फिर 50 नंबर पेपर था, अब आपके नंबर आया उसमें 30। आपने काउंटिंग की तो नंबर बना 40, यानी टीचर नंबर आपको कम दिए। पहले उसने आपको नंबर ज़्यादा दिए थे, अब आप टीचर के पास गए, सर ये नंबर आपने कम दिया। तो अब ये जो एरर कहलाएगा, ये कहलाएगा निगेटिव एरर। मतलब निगेटिव एरर के नंबर्स ने आपको कम दे दिए। तो एरर का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है? टेस्ट में मैंने आपको नंबर दिए 50 आउट ऑफ 50, तो 50 नंबर मैंने आपको दिए, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू कहलाएगी। अब कॉपी जब आपके हाथ में आई और आपने उसकी काउंटिंग की, तो काउंटिंग करने पे अब आपके पास पूरे 50 नंबर आ जाएं या आपके पास 45 नंबर आ जाएं, ठीक है, तो ये कहलाएगी मेजर वैल्यू। अगर 50 नंबर मैंने आपको दिए और आपके नंबर भी 50 थे, तो डिफरेंस क्या आएगा? 0। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। तो अगर मेजर और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आ रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर। अगर मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आए तो एरर होगा, अगर डिफरेंस नहीं आ रहा तो एरर नहीं होगा। अब मैं मिसाल आपको और देता हूँ। अब आप मिठाई लेने गए, आपने उसको 500 रुपये दिए, आपका बिल बना था 400 रुपये, उसने 600 रुपये वापस करने थे। उसने गलती से आपको 100 रुपये, सॉरी 500 रुपये आपने दिए, 400 का बिल बना, उसने 100 रुपये आपको वापस करने थे, उसने गलती से आपको 600 रुपये वापस कर दिए। क्या करेंगे आप? जेब में रख लेंगे, खुशी खुशी घर आ गए। ये भी एरर था, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव था क्योंकि इसमें आपको पैसे मिल गए। अगली बार आप दोबारा जाते हैं, अब क्या आपने उसको दिए 1000 रुपये, ठीक है जनाब, 1000 रुपये आपने दिए और बिल बना आपका 400 रुपये। अब उसने कितने वापस करने थे? उसने वापस करने थे 600 रुपये, उसने वापस कर दिए 100 रुपये। अब आप चिल्ला उठे, अबे कम पैसे दे रहे हैं, 600 वापस करने थे। उसने बोला कि जब मैंने ज़्यादा पैसे दिए थे कल, जब तो नहीं चल रहा है। वो क्यों एरर क्या था? पॉजिटिव था। आज जो एरर है वो क्या है? नेगेटिव है। यानी नंबर अगर आपको ज़्यादा मिल जाए, पैसे आपको ज़्यादा मिल जाएं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। नंबर अगर आपको कम मिल जाएं, ठीक है, पैसे आपको कम मिल जाएं, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। तो एक्चुअली एरर है क्या? डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, ठीक है बेटा। तो मैं इसको एक दफा और लिख के दिखा देता हूँ। एरर बराबर होगा डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। एरर की डेफिनेशन क्या बनी? डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। यानी पेपर में आपके पास जो मार्क्स आए 50 आउट ऑफ 50, वो एक्चुअल वैल्यू थी। जब आपने काउंटिंग की, आपके नंबर बने 40, वो आपकी मेजर वैल्यू है। अगर मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आए तो इसका मतलब है एरर है। और अगर डिफरेंस ना आए, आपको 50 नंबर मिले
आपने काउंटिंग की, आपके नंबर 50 ही बन रहे थे, तो 50 माइनस 50 0, तो उसका मतलब एरर नहीं है। बेटा एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर। ठीक है, अब एरर की टाइप्स जो है वो हमें अभी डिस्कस करनी है। तो बेटा इसको आप पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें और मुझे बता दें एरर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ये भी ज़्यादातर प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। शाबाश, जल्दी से बताइएगा। अच्छा बेटा, स्क्रीन तो क्लियर आ रही ना आपके सामने? एक्चुअली आज मैंने वर्ड की फाइल खोली हुई है, पावर पॉइंट नहीं ओपन किया। ठीक है, ठीक है, सब कोई क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बेटा बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, देखिए एरर जो है बेसिकली उसकी जो टाइप्स हैं वो आपके पास होती हैं, 3 टाइप्स हैं बेटा। नंबर 1 पर्सनल एरर, नंबर 2 सिस्टमैटिक एरर और नंबर 3 रैंडम एरर। ठीक है, तो मैं अभी इन सबको समझाऊंगा। जरा स्क्रीन बड़ी कर दूं थोड़ी सी, अब ठीक आ रही होगी इसकी। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर क्या था? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज नोन एज एरर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर: पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। बट मैं जो पॉजिटिव और निगेटिव एरर समझा रहा था वो इस सेंस में समझा रहा था कि अगर मेजर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था पेपर में नंबर आए आपके 50, ये एक्चुअल थे, आपने काउंटिंग की, आपके नंबर बन रहे थे फॉर एग्जाम्पल 40, कम बन रहे थे, तो ये एरर कहलाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और अगर नंबर मैंने आपको पेपर में कम दिए, ठीक है, और आपने काउंटिंग की, नंबर आपके ज्यादा बन रहे थे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो मतलब सिंपल, असल जो टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन है ना, वो एरर के 3 है: पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। अब बात करते हैं पर्सनल एरर क्या है। जब भी आप कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो ना, में सबसे पहले जो मिस्टेक करता है इंसान वो खुद करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, आपके फॉर एग्जाम्पल पेपर से नंबर कम आ जाए तो आप पहले तो डाल देते हैं टीचर्स के ऊपर, फिर आप बोलते हैं नोट्स खराब थे, फिर आप कहते हैं कि जहाँ बोर्ड पड़ा था वो ब्लैक लिस्ट था या मेरी बी कॉपी गायब हो गई। अपने ऊपर नहीं आते, अपनी गलती एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बेटा एक एडवाइस है, गलती को सही करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप गलती को एक्सेप्ट करें। अगर आप गलती को एक्सेप्ट करोगे तो उसे इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो उसे आप इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो पर्सनल एरर क्या है? एन एरर कम into play because of faulty procedure adopted by the observer is called personal error। यानी जब आप कुछ प्रैक्टिकल कर रहे होते ना, तो आसान लफ्जों में यूँ कह लें कि आप इंस्ट्रूमेंट से खेल रहे थे, आपकी उस पर तवज्जो नहीं थी, उसका जो मेथड था करने का वो आपने यूज नहीं किया। ऐसे एरर को बोलते हैं पर्सनल एरर। यानी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त मिस्टेक अगर आपकी जानिब से आए, जैसे आप सेंटीमीटर स्केल से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे थे, स्केल को आपने गौर से देखा नहीं, आपने 5.1 या 4.9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये कहलाएगा पर्सनल एरर। या आप बायो में कोई ऐसा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपको धूप की जरूरत थी, फोटोसिंथेसिस का प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उस दिन बादल थे, बारिश होने वाली थी, धूप मौजूद नहीं थी, तो अब सिंपल क्या होगा,
मतलब ये आगे पढ़ोगे इसको हम रैंडम एरर कह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर प्रैक्टिस करते वक्त मिस्टेक आपकी जानिब से आए तो उसे हम कहते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। तो अगर आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्ले, खेलना। यानी प्रैक्टिकल आप नहीं कर रहे थे, आप खेल रहे थे, तो आपकी तवज्जो नहीं थी। तो एन एरर कम्स इनटू प्ले बिकॉज ऑफ faulty procedure adopt by the observer is called personal error। यानी जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट में आप क्या करें, रीडिंग को आप गलत पढ़ रहे हो, इंस्ट्रूमेंट सही था, मिस्टेक आपकी जानिब से थी, तो ऐसे एरर को हम कहते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। यानी समझ लें आप हेलो जी बेटा, मेरी तरफ लाइट चली गई थी तो मैंने नेट अभी चेंज किया। ठीक है, आप लोग मेरी आवाज़ वगैरह आ रही है, आवाज़ और स्क्रीन साफ आ रही है? हेलो जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एक काम करें, ये आप इसको कॉपी करें, 2 मिनट में बस मैं जनरेटर ऑन कर दूँ। ऑफ कर दीजिएगा।
स्टूडेंट्स ऑन दैट। ठीक है जी, कॉपी हो गया। ओके जी, तो बात सुनिएगा। पर्सनल एरर क्या होता है? सिंपल लिखा था, एन एरर कम्स इनटू प्ले बिकॉज ऑफ फॉल्टी प्रोसीजर अडॉप्ट बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पर्सनल। यानी जब भी आप कोई पैटर्न परफॉर्म कर रहे हो, गलती आपकी जानिब से हो, तो उस एरर को हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरर कहते हैं। जैसे लिखा हुआ नीचे, पर्सनल एरर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू मेकिंग एन एरर इन रीडिंग अ स्केल। जैसे आप कोई स्केल पढ़ रहे थे, रीडिंग स्पेलिटी 3.1 सेंटीमीटर और आपके पढ़ने में आ रही है 3.2 सेंटीमीटर, तो ये इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक नहीं थी, ये मिस्टेक आपकी जानिब से थी। तो ऐसे एरर को बेटा हम क्या कहते हैं? ऐसे एरर को हम कहते हैं पर्सनल एरर, यानी जो एरर आपकी जानिब से। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? द टाइप ऑफ एरर अराइज ड्यू टू द defect in the measuring device is known as systematic error। अब आप प्रैक्टिकल बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहे हैं, या आपके पास एक सेंटीमीटर स्केल था और आपने लाइन ड्रॉ करनी थी 4.2 सेंटीमीटर की, मगर स्केल पे या तो नंबर्स मिटे हुए थे या स्केल कहीं से टूटा हुआ था। ठीक है, तो अब ये एरर जो आएगा, ये किस वजह से आएगा? मेजरिंग डिवाइस की वजह से। ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर है। The type of error arise due to the defect in measuring device। यहाँ वर्ड आ रहा है, तो गौर से लिखिएगा, डिफेक्ट इन मेजरिंग डिवाइस, यानी आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब है, उसमें प्रॉब्लम है। तो बेटा अब जो एरर होगा उसे हम कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, और फिर सिस्टमैटिक एरर आप पैटर्न पढ़ोगे, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अक्सर जब आप क्लास 8 में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी, आपने ड्रॉ कर दी, तो जब पूरी क्लास के बच्चों की कॉपी चेक होती है तो कुछ ने 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया हुआ होता है और कुछ ने किया होता है 4.5 की बजाय 4.4 और किसी ने किया होता है 4.6। किसी ने मेजरमेंट ज़्यादा कर ली होती है, किसी ने कम कर ली होती है, तो फिर वो एरर पॉजिटिव या निगेटिव कहलाए। तो अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त मिस्टेक आपकी जानिब से हो तो ऐसे एरर को बेटा हम कहते हैं पर्सनल एरर। ठीक है, लेकिन अगर वो एरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर पाया जाए तो बेटा ऐसा एरर कहलाता है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, अगर एरर आपकी जानिब से था तो वह एरर पर्सनल कहलाएगा, और अगर एरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद था तो बेटा उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ठीक है, और ये एरर आप रिमूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द प्रैक्टिकल में ऑपरेटर्स खराब है तो लिखा हुआ है एरर कैन बी रिमूव बाय करेक्टिंग मेजरमेंट डिवाइस। जैसे आप एक स्केल से सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर रहे थे, साइड से कहीं से स्केल टूटा हुआ था,
तो अब आप क्या करोगे, अब आप स्केल चेंज कर लें, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टमैटिक एरर क्या। पहले मैं तीसरा समझा दूं, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। अब रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर, द एरर प्रोड्यूस ड्यू टू द सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड रैंडम। मिसाल के तौर पे अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, आपका नेट भी सही था, ठीक है, मैं पढ़ा भी सही रहा हूँ, बोल भी सही रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या हो गया, हम कह सकते हैं सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। यानी कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे, जैसे मैंने कहा फोटोसिंथेसिस का प्रैक्टिकल था, उसमें आपको धूप चाहिए थी, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, अपेरेंस भी सही था, लेकिन अचानक बादल आ गए, तो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, तो उसको हम रैंडम एरर कहेंगे। मैं मिसाल देता हूँ आपको, अब शाहिद खान आफरीदी को मैच में खेलना था, मिसबा कहता भाई आज मैच में सेंचुरी मारनी है, आफरी कहता मैं नहीं खेल रहा, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं मैच में जा ही नहीं रहा खेलने, तो ये खिलाएगा परसों नहीं जा रहा, आफरी बड़ा परेशान। अगले मैच में जब सेकंड मैच हुआ, फर्स्ट मैच पाकिस्तान हार गया, आफरी नहीं खेला, सेकंड मैच हुआ, अब आफरी कहता है मैं ओपनिंग करूंगा, मिसबा कहता है मैं तुम्हें खिलाऊंगा नहीं, ये आगे सिस्टमेटिक एरर। तीसरा तीसरा मैच होता है, अब आफरी कहता है मैं खेलूंगा, मिसबा कहता है मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा, लेकिन बारिश हो गई, रैंडम एरर। यानी जब आप खुद मिस्टेक कर रहे हैं तो पर्सनल एरर, जब इंस्ट्रूमेंट खराब है, यानी आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करें जो फॉल्टी हो, जिसमें फॉल्ट हो, तो उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। और बेटा रैंडम एरर क्या था, फिजिकल कंडीशन या आप कह लें एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज, फॉर एग्जाम्पल सडन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाए, चेंज इन ह्यूमिडिटी, फ्लक्चुएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे अभी नेट फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाए या उसके सिंपल सिग्नल अप एंड डाउन हो जाए, तो आप चेक करो कि एक लेक्चर स्मूथ चल रहा होता है, अचानक आवाज कटना शुरू हो गई, ठीक है, या पिक्चर एकदम सामने से क्या हो गई, गायब हो गई, तो ये कहलाती है एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो अगर एरर आपकी जानिब से, यानी आप मिस्टेक करते हो रीडिंग्स को पढ़ने में, तो उसे हम पर्सनल एरर कहते हैं। लेकिन आप रीडिंग बिल्कुल सही कर पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद मिस्टेक आ रही है, ठीक है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या था, खराब था, तो उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकल भी सही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट या ओके था, बट चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। यानी आप भी क्लास में मौजूद थे, ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे थे, मैं भी लेक्चर देने के लिए मैं मौजूद था, अचानक या तो आपकी लाइट चली जाए या अचानक मेरी लाइट चली जाए, तो जनाब ये रैंडम एरर कहलाएगा। बेटा अभी सारी डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है, इसे आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और काइंडली मुझे बता दें। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, पास्ट पेपर में ज़्यादा सवाल ये आया हुआ है, एरर वाला और एसआई यूनिट्स का। इंशाल्लाह अभी आपको पासवर्ड दिखाऊंगा, बेटा इसको देख लें, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। जी बेटा कॉपी भी कर लें और समझ लें, और कोई कंफ्यूजन है बेटा तो मुझे बता दीजिए।
ठीक है बेटा, क्लियर है सब चीजें? हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, सही है, ओके फाइन, थैंक यू। बेटा जीरो एरर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी आपने अभी नहीं पढ़ना। जी प्रैक्टिस में आपको समझा दी जाएगी, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव जीरो एरर, देखिए लिखा हुआ है, अब पॉजिटिव जीरो एरर इज द इंस्ट्रूमेंट shows a larger measurement than the actual measurement। जैसे अगर आपको भी याद हो ना, मैंने अभी मिसाल ली थी कि आपके 50 में से 50 नंबर आए, जबकि आपने काउंटिंग की तो नंबर बने थे 45, यानी आपकी जो सिंपल मेजर वैल्यू थी वो ज्यादा आ रही है, सॉरी मेजर में कम आ रही है। तो ये एरर क्या हो गया? पॉजिटिव। अ पॉजिटिव जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट शोज अ लार्जर मेजरमेंट देन द एक्चुअल मेजरमेंट, एक्चुअल से ज्यादा आ रही थी, ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव कहलाएगा। या मैंने मिसाल आपको दी थी, आप किसी शॉप पे गए, आपने 500 रुपए दिए, 400 रुपए की आपने कुछ चीज खरीदी, 100 रुपए उसने वापस करने थे, उसने 100 के बजाय 600 रुपए वापस कर दिए, उसने आपके 500 के नोट को ना 1000 का नोट तस्वर कर दिया था। तो ये एरर क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा, यानी इसमें वैल्यू क्या थी? लार्जर थी, लार्जर, ठीक है। और जब आप नेगेटिव पे आओगे तो उसमें वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर, यानी अब दोबारा शॉप पे गए, अब आपने उसे 1000 रुपए दिए, 400 की चीज आपने खरीदी, उसने 600 वापस करने थे, बट उसने वापस कर दिया आपको 100 रुपए। अब ये क्या कहलाएगा? निगेटिव कहलाएगा। बेटा जब ये प्रैक्टिकल आप करोगे ना, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज जब आपके सामने होगा, उसको समझाना आपके लिए काफी ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो मेन जो असल में टाइप्स हैं, पेपर में सवाल आता है ना, टाइप्स ऑफ एरर, मैं भी पास में दिखाऊंगा, उसमें आपने पर्सनल, सिस्टमैटिक और रैंडम लिखना होता है। ये पॉजिटिव निगेटिव का जिक्र आपने नहीं करना होता है, ये जिक्र नहीं करते आप। अच्छा मैं अभी इस टॉपिक वाले सुनाऊंगा, पहले मैं आपको पासवर्ड दिखाऊंगा। अच्छा बेटा पासवर्ड लिखिएगा, 2005 write 3 fundamental and 3 drive units with their symbol। कुछ भी नहीं, फंडामेंटल यूनिट लेंथ, मास, टाइम, और ड्राइव आप कुछ भी लिख दें, स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, कुछ भी लिख दें और उनके सिंबल्स लिख दें। अभी तो ये लिखना आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब आप चैप्टर 3, 4 वगैरह पढ़ लोगे तो आपको सारी टर्म्स याद होंगी। ये आपके लिए बहुत बच्चों वाला सवाल होगा। अगला सवाल, खाली डिफाइन रैंडम एरर, तीनों भी डिफाइन नहीं करने, सिर्फ रैंडम डिफाइन करना है। ये भी आपके लिए इजी सवाल है। अच्छा ये चैप्टर अभी आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जाहिर है बोर्ड का पेपर जब आप करोगे तो आप फिजिक्स के 19 चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो तमाम चैप्टर्स के अंदर जो जैसे मिसाल तौर पर सवाल लिखा है कि राइट द एसआई यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग, अभी आपको पता नहीं प्रेशर क्या होता है, चैप्टर 10 में पढ़ोगे। स्ट्रेस क्या होता है, चैप्टर 10 में पढ़ोगे। वर्क चैप्टर 8 में पढ़ोगे। मोमेंटम चैप्टर 4 में पढ़ोगे। चलो लैटेंट हीट चैप्टर 11 आ गया, वॉल्यूम चैप्टर 10 आ गया। तो ये सारी टर्म्स की डेफिनेशंस आपको पता होंगी, इनके फॉर्मूले आपको पता होंगे, इनकी यूनिट्स आपको पता होंगी, यानी सब कुछ आपको पता होगा, ठीक है। तो उस वक्त ये सवाल आपके लिए इंतहाई आसान तरीन क्वेश्चन होगा, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग चैप्टर है नहीं। इसे देखिएगा 2008, 9, 10, 11 में कोई सवाल ही नहीं आया। फिर 2013 देख रहा, दोबारा आपने यूनिट्स लिखनी है, लेंथ की, करंट की। अच्छा लेंथ और करंट की यूनिट तो आपको याद होगी, लेंथ की मीटर थी, करंट की एम्पेयर थी। प्रेशर का भी हमने पढ़ा था, अगर याद हो, क्या थी? पास्कल, ठीक है। फिर वर्क वॉल्यूम अभी आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये चैप्टर आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। अब नोट करें 2014 में
यहाँ पे भी आपने यूनिट्स लिखनी है। इसका 2020 में चेक करें, यहाँ भी मुख्तलिफ क्वांटिटीज आपको दी हुई है और यहाँ भी आपने उनकी यूनिट्स ही लिखनी है और कुछ आपने नहीं करना। ठीक है, तो बेटा अगर आप गौर करें चैप्टर 2 से अभी वाइंड अप नहीं हुआ, चैप्टर चल रहा है, सिर्फ दो तरह के सवाल आएंगे कि आपने फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट्स लिखनी है या फिर रैंडम एरर का टॉपिक आया था। यानी एरर का टॉपिक आप पूरा याद करेंगे, पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। और बाकी यूनिट्स अगर आप अभी याद नहीं भी करते ना, तो आगे के जब चैप्टर्स पढ़ोगे ना चाहते हुए भी आपको याद हो जाएगा। तो चैप्टर 1 और 2 इतने स्ट्रॉन्ग चैप्टर है नहीं, यानी 4 3 नंबर सवाल बनते हैं। चैप्टर 3 से 8 नंबर का सवाल, चैप्टर 4 8 नंबर या 12 नंबर, यानी हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, ये लो स्कोरिंग है। ठीक है, तो बेटा आप ये पास में एक दफ़ा दोबारा देख लें आप, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में जो सवाल आए हैं वो पूछ क्या रहा है, ताकि आपको पता हो आपने क्या पढ़ा है और आपने क्या सवाल किए। ठीक बेटा, देखिए आपने ये। ये आगे चेक कर लीजिएगा। चलें जी, ये कुछ एमसीक्यूज हैं, ईयर वाइज मेंशन है। 2007 में किस वाला है, जीरो एरर इज अ काइंड ऑफ सिस्टमैटिक एरर। जीरो एरर एक्चुअली सिस्टमैटिक एरर के टाइप। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर याद है ना क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट खराब हो, इंस्ट्रूमेंट खराब हो, अगर जैसे आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी, लेकिन अगर स्केल टूटा हुआ था या उस पर नंबर मिटे हुए थे, यानी इंस्ट्रूमेंट खराब था, तो आप लेंथ ज़्यादा भी ड्रॉ कर सकते हो और आप लेंथ कम भी ड्रॉ कर सकते हो। तो एरर फिर पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक एरर एक्चुअली जीरो एरर की काइंड जा सकती है। अगला 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू, तो बेटा आपको याद होगा मैंने प्रीफिक्स में एक पूरा चार्ट दिखाया था, वहां लिखा था मिली। मिली का मतलब था 10 की पावर -3। तो मिली गया क्या आ गया, 10 की पावर -3, और आगे एम्पेयर का जाए क्या आ गया, एम्पेयर ही आ गया। इसी तरीके से एसआई सिस्टम, द यूनिट ऑफ मास इज, ये तो आपको याद होगा, किलोग्राम। आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज कैंडिला। अगर आपको याद हो, जब ये मैं आपको कल बेसिक एसआई यूनिट्स पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था पेपर में एमसीक्यूज कई बार आ चुका है। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो बेटा कल जो मैं आपको चार्ट दिखाया था ना, ये सारे एमसीक्यूज वहीं से आए हैं, और आगे मीटर ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अगला 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब क्या है, 10 की पावर -9, और मीटर ऐसे ही आ गया। 1 पीको सेकेंड, पीको बोलते हैं 10 की पावर -12 को, फिर सेकेंड ऐसे ही आ गया। मेगा, तो आपको मैं मिसाल दी थी कल कि आपके मोबाइल में जो कैमरा होता है, आप कहते हैं 5 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल, याद हो तो मेगा का मतलब था 10 की पावर +6, 10 की पावर +6 मीटर। 1 माइक्रोग्राम, माइक्रो बोलते हैं 10 की पावर -6 को। तो माइक्रो का आगे यहाँ पे आगे आप लिख देंगे जीएम, लिख दें खाली आप, ग्राम हो गया। फिर 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो बोलते हैं 10 की पावर -6 को, आगे आप क्या लिख दोगे, खाली स्मॉल एम लिख दोगे, यानी क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, जल्दी से एमसीक्यूज भी देख लें, मेरे कोई बेटा कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बस ये एक
आधी क्लास और होगी, इंशाल्लाह चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। अगले हफ्ते से हम चैप्टर 3 भी चले जाएंगे। ये जरा बेटा जल्दी से एमसीक्यूज देख लें, स्क्रीनशॉट लेना ले लें। ये पासवर्ड एमसीक्यूज थे, और मैं कुछ बेटा पूछना है तो मुझसे आप पूछ लें, और काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता भी दीजिए कि एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ चैप्टर 1 का टेस्ट कैसे अनाउंस करूँ, क्योंकि एक्चुअली अभी आपको नोट्स नहीं मिले। अगर आपको नोट्स मिल जाए तो मैं आपको टेस्ट भी ऑनलाइन ले लूँगा, अपने सामने कैमरा ऑन करवाऊंगा, तुम लोग मेरे सामने बैठ के टेस्ट सॉल्व करोगे, और फिर इसके स्क्रीनशॉट मुझे आप सेंड करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? बस आज के लेक्चर में इधर रखना है। आज नेट बड़ा इशू था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है जी, सब क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जो बच्चे बेटा शायद अभी लेट ज्वाइन कर रहे थे, अभी वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है जी, रिपीट